हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। ये घटना चक्र हम ज्योग्राफी के कवर कर रहे हैं। इसका सामान्य परिचय और क्षेत्रफल देख लेते हैं। भारत, इसके कुछ नोट्स पॉइंट दिए हुए हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से यह भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणी देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला पॉइंट है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां। तो 6 कौन से हैं? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। अब करेक्ट कर लीजिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत पहले नंबर पे हो गया। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो है दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप है, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप में मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समग्र क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितनी? 17% निवास कर रही है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। भारत की मुख्य भूमि पर विस्तार जो है दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में कितना है? 2933 यानी कि उत्तर से दक्षिण वाला ज़्यादा है। ये वाला पार्ट ये थोड़ा सा कम है। ये देखिए, विश्व जो है संसार के 10 बड़े देश जो हैं विश्व के नक्शे पे बताए गए हैं। इसमें रूस नंबर 1 पे है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे चीन है और 5वें पे ब्राज़ील है, 6 पे ऑस्ट्रेलिया, 7 पे हमारा प्यारा भारत, 8 पे अर्जेंटीना, 9 पे कजाकिस्तान और 10 पे अल्जीरिया। आगे देखते हैं, भारत की कुल क्षेत्रफल यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला कितना है? 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को कितना दे दिया गया है? 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला जो है 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाँवों की जो संख्या है वो 6,40,932 है। आगे देखते हैं, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं। तो ये पहला प्रश्न हमारे सामने है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है, भारत विश्व का छठा बड़ा देश है। जी नहीं, 7वां बड़ा देश हमने पढ़ा है। पहला गलत हो गया। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो ये बात ठीक है। देखिए, अगर एलिमिनेशन लगाएंगे तो पहला गलत है और दूसरा सही है, दूसरा यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो गया। 2 कट गया, 2 बचे। अभी हमारे देखते हैं, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो तीसरा भी सही है। तो 2 ही 3 होगा ऑप्शन। चौथा क्या है? पूरी तरह नहीं है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमारा आता है 23.5 से लेके उत्तर से लेके 23.5 दक्षिण तक, जबकि भारत इससे ऊपर भी है। विस्तार देख लेते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ना कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उत्तर अक्षांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 23.5 उत्तरी से लेकर दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। इस प्रकार कथन 1 और 4 गलत हैं। कथन 2, 3 सही हैं, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्र घेरे हुए और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर का चयन है तो अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। तो लिखा है इन्होंने, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये 7वां है। पहला गलत हो गया। और यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, तो ये दूसरा सही हो गया। देखिए, जब पहला गलत हो गया तो 2 ऑप्शन कट गए, यानी कि यहाँ पर ये श्योरिटी है कि 2 नंबर सही है। देखते हैं, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो ये गलत हो जाएगा। और 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया गया है, तो ये बात ठीक है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या नहीं पढ़ते क्योंकि वही बात बताई गई है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। पहले आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, 1 से लेके 10 तक पूरे रिवाइज कर लीजिए कि जैसे पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा अमेरिका है, चौथा चीन है, 5वां ब्राज़ील है,
छठा ऑस्ट्रेलिया है, 7 नंबर पे भारत है और 8 से अर्जेंटीना है। ये आप 8 देख सकते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का तो 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे देखते हैं, भारत क्षेत्रफल संसार में के क्षेत्रफल का कितने 2.4 है, पर इसकी जनसंख्या आपने पढ़ा ही है लगभग 17.5% है। आगे देखते हैं, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो हमने पढ़ा था 6,40,000। यहाँ पे आई थिंक हाँ नहीं दिया है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो उत्तर है डी है, इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या लगभग 6,40,932 है गाँवों की जनसंख्या भारत में। निम्नलिखित जोड़ों में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो सही नहीं बताना है। यहाँ कुल क्षेत्रफल कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर में दिया, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, जबकि रेखांशीय विस्तार जो है 68 और 97 है, तो ये भी ठीक है। राज्यों की संख्या हमने पढ़ा था 28 और 8 है, तो इसलिए ये गलत हो गया। अगला पढ़ते हैं, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। असत्य, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय गलती ना करिएगा सत्य और असत्य की। पहला है विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये तो ठीक है। इन्होंने असत्य पूछा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो उस समय ये ठीक था 2016 में, लेकिन अब ये जो है अपडेट हो गया है, अब फर्स्ट हो गया है। तीसरा है इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, तो यह बात भी ठीक है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में, तो ये गलत है क्योंकि ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में होता है। आगे देखते हैं, अब इससे और अक्षांशीय विस्तार से संबंधित कुछ नोट्स फाइन दिए, उनको पढ़ लेते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र में मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं या वैकल्पिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश के अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र में समझाया गया है, जो हॉरिजेंटल होती है यानी कि पड़ी हैं तो ये अक्षांश, और अगर खड़ी हैं तो ये देशांतर है ना। तो ये दोनों आपने देख लिया, ये ग्रीनविच होती है और हॉरिजेंटल में ये इसको इक्वेटर कहते हैं। आगे देखते हैं, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं, दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 है और एक बीच वाली है ना। तो इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 89 + 89 + 1। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान या मध्योत्तर रेखा यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान या मध्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान या मध्योत्तर के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा है देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच कितना होता है अंतर, तो अधिकतम 111.33 किलोमीटर होता है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है एवं 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न जो अक्षांश यानी कि 0 निम्न अक्षांश जो 0 है, अक्षांश 0 से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और
रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न कोश में प्रश्न दिए हुए उन्हें देख लेते हैं। भारत विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक, तो 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड से लेके 8 डिग्री 6 मिनट 28 दक्षिण तक। ये उत्तर से दक्षिण दिया है। ये देखिए यहाँ उत्तर से दक्षिण नहीं होगा, ये हम दो ऐसे ही ऑप्शन कट कर देते हैं क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में ही है तो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं जाता है। यहाँ उत्तर उत्तर दिया है, ये देख लेते हैं एक बार। यहाँ दिया 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर से लेके 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच में। तो ये हमारा इसलिए सही नहीं है क्योंकि हम हैं 8 डिग्री 4 मिनट के बीच, है ना, और ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया और में से कोई नहीं सही है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 यानी कि 8 का आधा 4 उत्तर से 37 यानी कि 37 फिर 6 आ जाता है, इतना जोड़ सकते हैं आप। उत्तरी गोलार्ध तथा 68 6 7 8 यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? तो जो सिक्किम से गुजरेगा वह राजस्थान से होकर गुजरेगा क्योंकि पंजाब ऊपर पड़ जाता है, जम्मू कश्मीर और भी ऊपर है, हिमाचल भी ऊपरी अक्षांश में होगा। जिस जिले में 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला क्या कहलाता है? तो ये स्पेसिफिक है आरएस का, तो यानी कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, भारत और कर्क रेखा से संबंधित कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसकी ट्रिक हम लिख देते हैं, गमछा मित्र रपझा, है ना। आपके ये 8 राज्य हो गए। यहाँ से गा से गुजरात है, मा से मध्य प्रदेश है, छा से छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये रा से राजस्थान हो गया, प से पश्चिम बंगाल हो गया और झ से झारखंड हो गया। आगे देखते हैं, इनसे संबंधित कुछ मैप दिया गया है। इस मैप में क्या दिखाया गया है? कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होके जाती है ये दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बताया, सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ये फैक्ट है माही। आगे कुछ स्थल दिए हुए हैं, उनसे अक्षांश संबंधित दिए हैं जो याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बहुत टफ है और ये बहुत फैक्चुअल है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये बिहार राज्य से होकर गुजरती है। उसमें बिहार और राज्य झारखंड जो है एक ही था, तो हमने भी एक्सप्लेन में पढ़ा था। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है गमछा मित्र रपझा में देख लेते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश नहीं था, तो 3 को अगर काट देंगे तो 1 2 4 आंसर सही हो जाएगा। कर्क रेखा गुजरती है तो कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा सभी से गुजरती है। कितने प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो हमने पढ़ा था 8 से। गमछा मित्र रपझा 8 राज्यों से था। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है? झारखंड था उस समय, अब तो बिहार हो गया। मतलब बिहार से गुजरती, झारखंड अलग हो गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं? तो नहीं कहाँ से जाती है? मणिपुर नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा से कौन निकटतम? गांधीनगर जो है निकटतम स्थित है। ये इसकी लोकेशन दी है, मतलब कि अक्षांश दिए हैं, तो इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ की ज़रूरत है। अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो एग्जैक्ट आ रहे हैं तो करिए, वरना निगेटिव मार्किंग से बचिए। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कोलकाता जो है सबसे निकट है कर्क रेखा से। इन नगरों में कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो वो है 23.5 डिग्री उत्तरी
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो उत्तर में देख लेते हैं, और कौन दिया? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो जो मणिपुर है वो काफ़ी ऊपर है, यानी कर्क रेखा से ऊपर है। जून माह में निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो जून माह में दिल्ली जो है, दिल्ली की दिन की अवधि जो है अधिकतम होगी। इसके पीछे रीजन क्या है? सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तम है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होती है, उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? तो कर्क रेखा से सबसे निकटतम जबलपुर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो अभी हमने पढ़ा था, माही जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर माही, माँ से MP मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए यह खंभात की, कहाँ पे गिरती? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ मानक समय से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं। इससे कुछ नोट्स पॉइंट दिए हैं, वो देख लेते हैं। भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा अथवा भारतीय मानक समय यानी IST 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा या आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक में उत्तर को 7.5 मिनट देशांतर के गुणक पर चुना जाता है। भारत के वृहद देशांतरी विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 पूर्वी उत्तर को भारत का मानक उत्तर चुना गया। ये है हमारा 82.5, ये नैनी तक जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रधान यमोत्तर के पूर्व व पश्चिम दोनों ओर 180 अंश देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ग्रीनविच या प्रधान यमोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 अंश तथा सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर व पश्चिमी की ओर यानी पश्चिम की ओर 180 अंश तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। इनका कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है, इससे इधर को पूर्वी देशांतर, इधर को पश्चिमी देशांतर है ना, जो ये वर्टिकल लाइन यहाँ से बनी हुई है। आगे देखते हैं, पृथ्वी 24 घंटे यानी कि 24 घंटे में लगभग 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है, अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम में से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है, अतः 0 डिग्री यानी कि प्रधान यमोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GTM से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर GTM से यानी ग्रीनविच टाइम से पीछे रहता है। हम लोग लंदन से 5.5 घंटे आगे हैं, ये कहने का इनका मतलब है। अगर उस रेखा से पीछे जाएंगे यानी कि पश्चिम की ओर जाएंगे तो पीछे होगा, और आगे जाएंगे तो आगे होंगे। हम ग्रीनविच टाइम से लाइन से आगे हैं तो हम 5.5 घंटे आगे हो गए। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है 0 डिग्री से 180 पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 पश्चिमी की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 पूर्व एवं 180 पश्चिमी देशांतर के कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 पूर्व एवं पश्चिमी यमोत्तर के लगभग 7 स्थलखंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। आगे देखते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वह है तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व है।
जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत के पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यमोत्तर के बीच 15 डिग्री गुणे 6 यानी कि 90 डिग्री का अंतराल होगा। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 यमोत्तर, अतः वह स्थान 90 प्लस 82.5 यानी कि 172 पूर्व होगा। आप उसको मैप पे रख के समझेंगे तो आसानी से बता लेंगे। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटों का अंतर होगा? तो ये कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। आगे देखते हैं 2 घंटे का अंतर कैसे होगा, वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे सूर्य पहले निकलता है और हम यमोत्तर से अरुणाचल प्रदेश में आगे, जबकि गुजरात में थोड़ा सा कम पीछे हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जबलपुर के देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये 2003 IAS में पूछा गया था। तो पहला गलत है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। तो ये बात ठीक है, यानी कि आंसर इसका सी है। बेंगलुरु की अवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, यानी कि बेंगलुरु थोड़ा ऊपर है, चेन्नई थोड़ा नीचे है। माफ़ करिएगा, बेंगलुरु थोड़ा नीचे है और चेन्नई हल्का सा ऊपर है। ये पूछ रहे हैं दक्षिणावर्ती है। आगे देखते हैं। ये बहुत फैक्चुअल चीज़ें दी हैं, वो अक्षांश के नाम दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक यानी कि मानक समय यानी कि IST देशांतर के निकटतम पर है? तो ये कौन है? रीवा है। ये देखिए सभी का जो अक्षांशीय विस्तार है वो दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक के अनुसार पूर्वाह्न में 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मान क्या होगा? तो ये होगा 10:38 पूर्वाह्न। भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो ये होगा 14:30। 14 मतलब 2:30। आगे देखते हैं। ये अक्षांश के यमोत्तर या देशांतर के बताए गए हैं। भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय की यमोत्तर कहाँ से नहीं गुजरेगी? 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आंध्रा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र नहीं है, और ये देखिए ओडिशा है और उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। तो आगे देखते हैं। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 आपने पढ़ा है। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप लिया जाता है? तो ये किसके? इलाहाबाद के नैनी के समीप लिया जाता है। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच माध्य टाइम अंतर कितना पाया जाता है? तो हमने पढ़ा था कि 5.5 घंटे का प्लस वाला है ना। अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे से IST होता है। गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो ये 5 से वहाँ पे कितने घंटे? 2 घंटे लेट होगा, तो 5 से 7 बज जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 95 डिग्री 31 मिनट और गुजरात का कांडला जो है 70 डिग्री 11 मिनट के सूर्योदय के समय देशांतर स्थिति के अनुरूप 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः तिरप में सूर्योदय 5 घंटे यानी 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्रातः होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु है। दिल्ली का ये देखिए अक्षांशीय या देशांतरी विस्तार सब बताए गए हैं। ये पढ़ने से इसलिए नहीं क्योंकि ये जो है याद या कैरी नहीं किए जा सकते हैं ना, ये समझ है। आगे है दूरस्थ बिंदु क्या होते हैं, इनसे संबंधित कुछ नोट्स पॉइंट दिए, देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से भारत के सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिणी राज्य तमिलनाडु हैं। राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख, दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने वृहद क्षेत्र के 4 दूरस्थ बिंदु हैं।
दूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में है। भारत का मुख्य भूमि जो है, मुख्य भूमि पर दक्षिणतम पॉइंट कौन है, तो वह है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित है। दूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन है, सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में पाया जाता है। ये हो गया सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में हो गया। ये सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो गुजरात में पाया जाता है। ये इंदिरा कॉल है और ये है कन्याकुमारी, है ना। और इसका जो है ये इंदिरा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। दूरस्थ पश्चिमी बिंदु जो है ग्वार मोती गुजरात में है। दूरस्थ पूर्वी बिंदु जो है किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम पॉइंट है। कन्याकुमारी जो है केप कॉमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। आगे देखते हैं। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो दूरस्थ सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन है, तो ये है इंदिरा पॉइंट। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट यानी कि ग्रेट निकोबार में बड़ा निकोबार द्वीप है। भारत का अधिकतम बिंदु कहाँ है, तो ये है बड़ा निकोबार। अगला है भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है, तो इंदिरा पॉइंट जो है बड़े निकोबार में है, बड़ा निकोबार में है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन है, तो सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। भारत की मुख्य भूमि का सुदूर जो पश्चिमी पॉइंट है वो 23.713 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुहार मोती गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, तो ये हमारा लखनऊ है। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं, तो वो हमारा कन्याकुमारी है। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। आगे कुछ सीमावर्ती देश से संबंधित बातचीत की गई, तो वो देख लेते हैं। नोट्स पॉइंट दिए हैं, इनको देख लेते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। ये आप मैप में देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे और आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, आपकी समझ हो जाएगी। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य देशों जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं जो हैं वो प्राकृतिक हैं। भारत की भू सीमा कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर। द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है, तो ये क्रमवार दिया है। जो बांग्लादेश है उसकी सबसे ज़्यादा है 4,096.7 किलोमीटर। चीन में 2 अक्षर हैं, तो ये दूसरे नंबर पे है। पाकिस्तान को यहाँ पे नल्ला लिख लीजिए आप, तो इसके 3 अक्षर हैं, ये तीसरे नंबर पे है। नेपाल 1751 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। ये म्यांमार हो गया, ये भूटान हो गया, ये अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, टोटल मिला के 15,106.7 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो ये तो आप मैप में उठा के देखेंगे और इनको पढ़ेंगे आप। भारत के सीमावर्ती जो देश हैं वो देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया जो भारत से सीमा साझा करता है, और ये चीन हो गया, इधर पाकिस्तान है, ये 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान की सीमा है, और ये हमारा है बांग्लादेश और म्यांमार से जो जुड़ाव है, ये देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ पॉइंट दिए हुए
उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो बिना किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान के ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया गया था। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। यह रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा, जो सिरिल रेडक्लिफ थे, उनके द्वारा किया गया था। भारत चीन से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड थोड़ा दूर है, तो डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डूरन द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन है? श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू द्वारा भारत की मुख्य भूभाग से पृथक होता है, तमिलनाडु से। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई जो है 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तर पूर्व पर्वत श्रेणियां अराकानियोमा, नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इनकी 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख और सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की स्पर्श करती है। इसे आप मैप में देखें। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न कोश दिए गए हैं, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो भूटान और बांग्लादेश से असम लगा हुआ, बात ठीक है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल जो है भूटान और नेपाल दोनों की सीमाओं से ये पश्चिम बंगाल है, लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा ये हो गया यहाँ पे सिक्किम, और ये पश्चिम बंगाल का सियाचिन, माफ करिएगा, सियाचिन नहीं, ये है जिसको कहते हैं नेक, है ना, चिकन नेक। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, तो मिजोरम जो है 2 देशों का, म्यांमार, हाँ ठीक है। आइए आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है, ये देखिए आप मैप में इन्होंने बताने की कोशिश की है। देखिए ये चिकन नेक वाला एरिया है जो नेपाल और भूटान तथा असम से तीनों से टच करता है, ये हो गया। और ये मिजोरम हो गया जहाँ म्यांमार और बांग्लादेश दोनों हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो यहीं पे देख लेते हैं, ये हमारा बांग्लादेश है। मेघालय की सीमा मिलती है, त्रिपुरा की सीमा, त्रिपुरा का अगरतला ये है, ये मिलती है। मिजोरम की सीमा मिलती है, मणिपुर थोड़ा ऊपर है, इसकी सीमा नहीं मिलती है। आंसर यही हो गया। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो बांग्लादेश से असम बनाता है, मेघालय भी बनाता है, नागालैंड नहीं बनाएगा, मिजोरम भी बनाता है। बांग्लादेश की सीमा में लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, नागालैंड नहीं है, ये गलत हो गया ऑप्शन, नागालैंड नहीं है। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये आंसर सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो भूटान के साथ मेघालय की सीमाएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि असम जो है उनको कट कर देता है, ये आप मैप में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो भूटान के साथ बिहार सीमा नहीं बांटता है। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको देखना है। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के 3 विवादास्पद मुद्दों पर, जो 1 2 3 नीचे दिए गए हैं, इनमें पहला मुद्दा क्या दिया है? सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा है सीमा विवाद का निपटारा, तीसरा है नदी जल बंटवारा। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है
ये है, देखिए यहाँ पे सीमा विवाद था हमारा ए पे, और यहाँ पे जो है ये सैन्य दलों का विनियोजन हुआ था। यहाँ से हमारी सिंधु निकलती है, तो ये इंडस जिसको कहते हैं नदी जल बंटवारा हो गया। यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं एक बार। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ था सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया यानी कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुछ 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिनमें सर्किट की समुद्र जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल और वूलर बैराज, नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए सर्किट क्षेत्र को, बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र को तथा सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। आगे देखते हैं, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है, म्यांमार से सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो ये असम है, म्यांमार से इसकी सीमा नहीं लगती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाएगा। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात ये बनाता है। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन उत्तर है। आगे देखते हैं, इसे आप मैप पे देखेंगे बहुत आसानी से बता पाएंगे। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? तो नेपाल के पड़ोसी जो हैं सिक्किम और बिहार हैं। निम्नलिखित में से किस देश के भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो हमने देखा था बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा थी। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी, तो रेड क्लिफ ने किया था। रेड चीफ याद कर लीजिए पाकिस्तान के लिए, रेड चीफ है ना, रेड चीफ जूता, बस रेड क्लिफ हो गया, याद हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंट लाइन किसके साथ है? तो ये हमारी अफगानिस्तान के साथ है, आपने पढ़ा था, दूर था। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है, तो यह अध्यारोपित है, किसी ने सुपर इम्पोज की है, यानी कि किसी के दबाव से बनी है। मैकमोहन, अब चाइना है, चीन प्रिंट करते हैं तो इसलिए उनको मैक लगानी पड़ती है तेज बोलने के लिए। तो चीन और भारत के बीच। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको मैकमोहन कहा जाता है। भारत और चीन के पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो ये मैकमोहन रेखा करती है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है तो भारत और चीन के बीच बनाती है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलडमरूमती के द्वारा अलग होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती हैं? तो ये हमारा सिक्किम है। निम्नलिखित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो ये त्रिपुरा के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। त्रिपुरा राज्य पूर्णतया उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। वही पश्चिम बंगाल के केवल उत्तरी क्षेत्र में 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। भारत का सबसे पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? आरोही पूछा, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के पास, तो 2 ही जगह बांग्लादेश लास्ट में है, यानी कि या तो बी होगा आंसर या डी होगा। चीन में 2 ऑप्शन है, तो 2 नंबर पे हो गया। पाकिस्तान नल्ला, यानी कि तीसरे नंबर पे होगा, तो ये हो गया आंसर बी, राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं भौतिक विभाजन के बारे में। तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में कुछ नोट्स दिए हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं। पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों, अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका का क्षेत्र शामिल है। मध्यवर्ती मध्यजीव कल्प में संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है।
इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर विस्थापित होने लगी है। उत्तर दिशा में विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यानी कि यूरेशियन प्लेट से टकराई है। इस टकराव के कारण दोनों प्लेटों यानी कि भारतीय और यूरेशियाई के बीच एक तैंतीसी सागर यानी तैंतीसी के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। तैतीस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ है। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों के बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया है। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया है। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और उपांतीय चट्टानों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय भाग का बहिर्साई यानी कि आउटर लेयर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। अगला पॉइंट है, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन से हैं? ये 4 हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट और द्वीप। इनको हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये है उत्तर का पर्वतीय एरिया और ये है मैदान जो सिंधु गंगा का मैदान है। ये है प्रायद्वीपीय पठार और ये हमारे जो तट हैं ये तट हो गए और तट के साथ साथ में ये हमारे द्वीप हो गए। इसके अतिरिक्त भारत को शैल, स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिकी प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू-आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आगे देखते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्किन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा अभ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। तो सबसे पहले आर्कियन हो गई, आर्कियन के बाद धारवाड़ के बाद कुडप्पा, विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के, तो कुडप्पा के बाद विंध्य हुई है। इनका कभी कभी सीक्वेंस लगाने को आ जाता है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ड मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम की चट्टानों में काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो विंध्य के बाद किसका होगा? इसके बाद गोंडवाना का। इस क्षेत्र का कोयला, जो गोंडवाना क्षेत्र का कोयला है, इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक विटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, जिसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो किधर को सरका है? यहाँ उत्तर को सरका है। तो ये देख लेते हैं, ऑप्शन ए जो है सही है, उत्तर को सरका है। भारतीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड से विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे कहते हैं, जैसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। देखिए, इसमें 2 पिंड, पृथ्वी के 2 भाग जब हुए
तो ये हो गया लारेंसिया, ये हो गया गोंडवाना। तो पहले भारत जो है गोंडवाना में था, फिर इसका उत्तर की ओर विस्थापन हुआ है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। इन्होंने प्राकृतिक प्रदेश पूछे, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है कितने? 4 में। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर ये विशाल मैदान हो गया, फिर प्रायद्वीपीय भारत हो गया, है ना। इसके बाद जो है तट और द्वीप हो गए। तो ये प्रायद्वीपीय भारत के तट हो गए। हम एक बार आपको मैप में बता देते हैं। इनका सबसे पहले कहने का मतलब है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये पर्वत हो गया। इसके बाद ये गंगा का विशाल मैदान हो गया, ये पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। इसके बाद यही जो है ये तट हैं, और इसके बाद ये जो है ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, यानी कि द्वीप हो गया। इसके अनुसार भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया, एनसीईआरटी के अनुसार, है ना। उपभौतिक जो है वो 6 हैं, और वैसे इसके 4 प्रकार हैं प्राकृतिक। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पे है? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत और पाताल तोड़ कुएं के अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है, बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिनत में हुई है। अगला है पॉइंट, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। चौथा पॉइंट है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय नहीं, सिर्फ 2 से हुई है। आपको पता है, भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट से। तो ये चौथा गलत हो गया। और ये गंगा का मैदान एक अग्रगर्त है। ये तीनों ये पॉइंट सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई यानी कि आउटलेयर है। यह एक समतल भूमि है जो वनसन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया। ये देखिए मालदा गैप कहाँ पे बनेगा? ये हमारा इंडिया हो गया प्यारा, और ये जो गैप है इसको मालदा गैप कहते हैं, जो ये मेघालय के बीच में और ये छोटा नागपुर के पठार के बीच में मालदा गैप के पृथक हो गया है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की संभिनत में हुई है, अतः कथन 2 सही है। स्वयं के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। तो हिमालय के उच्च वलनों में समकक्ष एक अग्रगर्त यानी कि फोरडीप पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसंध की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विरोध प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा कथन असत्य है? माफ करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इन्होंने बोला कि भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों का प्रदर्शित करता है। ठीक है। भारत में पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के क्रिया द्वारा हुआ है। तो ये जो पश्चिमी समुद्र तट है, इधर नदियों का जमाव नहीं होता, नदियाँ इधर डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये कहाँ से हुआ है? तो ये ज्वालामुखी निकली है, दक्कन ट्रैप वाला। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान और निमज्जन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, अतः विकल्प जो सी है वो असत्य है। इसमें देखिए इनके कुछ काल दिए हुए, कब ये बना है ये दिए, सुमेलित 1, सूची 1, सूची 2 दिया है। तो दक्कन ट्रैप है, पश्चिमी घाट है, और यहाँ पे अरावली है और नर्मदा ताप्ती की जलोढ़ भूमि है। तो ये जो है मैचिंग के लिए दिया हुआ है। तो ये देखिए ये जो है नर्मदा ताप्ती की अत्यंत नूतन में आएगा। तो डी का 5 होना चाहिए। डी का 5 यहीं 2 पे है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये राइट ऑप्शन है। ए का 3 से होगा। यहाँ पे हम इससे सीधे व्याख्या देख लेते हैं और व्याख्या में चीज़ों को जोड़ लेते हैं। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति जो है क्रेटेशियस काल के अंतिम चरण, ये टाइम स्केल से जो क्वेश्चन है, तो आप टाइम स्केल है ना, टाइम स्केल
आपको जो है पढ़ना ज़रूरी है। समझ लीजिए बेसिक चीज़ें उसमें से कौन सा किस काल में हुआ होगा। केरल का कुट्टानाड यानी कि कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, तो काहे के लिए प्रसिद्ध है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाडु भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल के नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से नीचे इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाडु की खेती तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली यानी कि ग्रेस घोषित किया गया है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। तो कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र जो है मरुस्थलीय। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र को पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो ये जो है रोहतास नहीं है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाले जिसे दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं, इनमें मुंगेर हो गया, नवादा हो गया, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की भूस्तरीय संरचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर व सोन नदी घाटी में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ये गोंडवाना जो है भारत में नवीनतम है। हमने इसकी पहले भी व्याख्या देखी, एक बार फिर से देख लेते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्किन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण स्वभ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानें उनके बाद हुआ है। विंध्यान क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यान क्रम की चट्टानों में काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इसका सीक्वेंस याद कर लीजिए कि किसके बाद किस चट्टान का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक विटोमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा जो है वो न्यून होती है। इसमें 2 कथन दिए हुए हैं, देखते हैं कि जेडी राणा ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापन तैयार किया है। तो ये गलत है। भूगर्भिक समय मापन के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया। तो ये बात ठीक है, यानी कि पहला गलत, ऑप्शन डी जो है सही हो गया। भूगर्भिक समय मापन के अनुसार भारतीय चट्टानों का आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया है। भारतीय भूगर्भिक समय मापक जो है टी.एस. हालैंड द्वारा किया जाता है ना, हालैंड द्वारा किया जाए, ना कि जेडी राणा द्वारा। गंगा के मैदान के रूप में जाना जाता है। तो गंगा का मैदान जो है एक जो पैडी प्लेन है उसके रूप में जाना जाता है। ये यहीं पे लिखा है, जियोसिंक्लाइन के रूप में जाना जाता है। माफ़ करिएगा, पैडी प्लेन नहीं, ये जियोसिंक्लाइन के रूप में जाना जाता है। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन या अभिनत गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण के 3रे चरण में हुआ। आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।